नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा आज आपको बहुत ही 30 प्रश्नों का रिवीजन करा रहे हैं जो सुपर टेट के लिए और टीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और सुपर टेट के लिए मुख्यतः तो सुपर टेट के लिए हैं, तो इनको ध्यान से सुनिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिए। पहला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र के सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? तो इसको आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। इसका पूर्ण विवरण इस प्रकार है कि भारत सरकार के द्वारा सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। शिक्षा का इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता को महसूस किया गया था तथा यह संकल्प लिया गया था कि प्राथमिक स्कूलों में सहायक सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। इसके अंतर्गत प्राथमिक स्कूल 2 बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, खेल सामग्री, श्याम पट, मानचित्र, चार्ट एवं अन्य अधिगम सामग्री की आवश्यकताओं के रूप निर्धारित किए गए थे। सन 1992 में किए गए संशोधन में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को उच्च प्राथमिक विद्यालय तक विस्तृत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अन्य 3 समूह से भिन्न है? तो जैसे शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, क्षेत्र सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो यहाँ पर देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत और प्रयास त्रुटि ये आपके जो है सीखने के सिद्धांत है, जबकि क्षेत्र का सिद्धांत अलग है। तो सीखने के सिद्धांतों के 2 प्रमुख वर्गों में व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत आते हैं। थॉर्नडाइक और प्रयास का त्रुटि सिद्धांत, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ये सभी व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। जबकि लेविन का क्षेत्र सिद्धांत, आपका कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत और गैने द्वारा प्रस्तुत अधिगम सोपान की, ये सभी संज्ञानात्मक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं? आपको पता होना चाहिए कि कोलबर्ग ने 6 अवस्थाएं बताई थी। पहले कोलबर्ग ने 3 अवस्थाएं बताई, जिन्हें पुनः 2-2 चरणों में बांटा। इस प्रकार से 6 अवस्थाएं हो गई। तो ये आपका 6 की अवस्थाओं का वर्णन है। तो पहले में रूढ़ पूर्व अवस्था में चिंतन, ये नैतिक चिंतन का सबसे निचला भाग है। दूसरा रूढ़िगत चिंतन, ये 10 से 13 वर्ष होता है। तीसरा रूढ़ से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन की तैयारी की अवस्था, इसमें आता है। इसको 2-2 भागों में बांटा गया, तो इसका आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। अगला क्वेश्चन आता है कि सहसंबंध गुणांक का मान कितना रहता है? तो सहसंबंध गुणांक का मान जो है हमेशा -1 से +1 के मध्य रहता है। सहसंबंध गुणांक मात्रा को जिस संख्यात्मक मान से अभिव्यक्त करते हैं उसे सहसंबंध गुणांक कहते हैं। सामान्य रूप से सहसंबंध गुणांक +1 से लेकर -1 तक सीमाओं के बीच रहता है। जब सहसंबंध धनात्मक होता है तब प्लस चिन्ह से, ऋणात्मक होने पर निगेटिव चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। ये इस प्रकार से धनात्मक निगेटिव को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, 1937 में हुआ था। इसका स्पष्टीकरण है कि 22-23 अक्टूबर 1937 में वर्धा में अपनी अध्यक्षता में होने वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में गांधी जी ने अपने उद्घाटन भाषण में शिक्षा संबंधी अपने विचार व्यक्त किए थे। इसे अन्य नामों से जानते हैं, जैसे नई तालीम शिक्षा, बेसिक शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना से नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे बढ़िया बात कही थी कि 7 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। कहीं कहीं 6 वर्ष से 14 वर्ष की बात की गई है। शिक्षा का मातृभाषा, भाषा का आना के माध्यम जो मातृभाषा हो, और संपूर्ण शिक्षा का केंद्र कोई हस्तशिल्प हो। इस प्रकार से बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस आवश्यकता को मास्लो ने नहीं सुझाया है? तो इसमें आता है आत्म अभिव्यक्ति की नहीं सुझाया, बाकी शारीरिक शिक्षा, शारीरिक सम्मान, आत्मसम्मान, ये सब बताया है। तो प्रेरणा के मांग सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1954 में अब्राहम मास्लो ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब प्राणी अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक किसी वस्तु की कमी या आवश्यकता महसूस करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए क्रियाशील एवं अप्रेरित हो जाता है।
मानव में आवश्यकता से जैविकी तथा मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की हो सकती है। ये इस प्रकार से हैं। पहला मांग उन्होंने साइकोलॉजिकल नीड कहा था, जिसे जैविकी मांग कहते हैं, बेसिक नीड्स कहते हैं। दूसरा सुरक्षा मांग कहा था। तीसरा सामाजिक मांग कहा था। चौथा सम्मान मांग कहा था। और पांचवा आत्मानुभूति। इस प्रकार से मास्लो ने 5 आवश्यकताओं का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन आता है, बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में कौन सी थी? तो सबसे प्रथम समिति जो है हंसा मेहता समिति थी। याद करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 नवंबर, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। 1 नवंबर सन 1961 को राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद की अध्यक्ष श्रीमती दाक्षा शरण ने शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे हंसा मेहता समिति के नाम से जाना जाता है। हंसा मेहता समिति के द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझावों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस समिति ने लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। लड़कियों के लिए अलग पाठ्यक्रम को विचार को निरुत्साहित करते हुए समिति ने लड़कियों के लिए विज्ञान व गणित की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देने की संस्तुति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 10+2+3 शैक्षिक संरचना की स्थापना का किसने सुझाव दिया था? ये कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था। कोठारी आयोग के सुझाव पर भारत सरकार ने सन 1968 में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की। उसमें 10+2+3 की शिक्षा का संरचना को स्वीकार किया था। कोठारी आयोग 1964-66 के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा की संरचना का स्वरूप इस प्रकार था। 10+2+3 अर्थात सामान्य शिक्षा, 10 वर्ष की स्कूल शिक्षा सामान्य शिक्षा, 2 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा और 3 वर्ष की स्नातक शिक्षा। और हमारे प्यारे दोस्तों, अभी नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें जो संरचना की गई है वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि उसमें किस प्रकार की संरचना बताई गई है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के अवरोधन का तात्पर्य है। अवरोधन का तात्पर्य है छात्र, क्वेश्चन यहाँ पर सी विकल्प देखिए, छात्रों द्वारा निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा करने में असफलता। छात्र जो है, हरटांग समिति ने अपने प्रतिवेदन में लिखा था कि अवरोधन से हमारा तात्पर्य बालक को एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक रखने से है। अतः प्राथमिक शिक्षा को निर्धारित न्यूनतम समय में प्राथमिक शिक्षा के 5 वर्ष, उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए 3 वर्ष अधिक समय में पूरी करना ही अवरोधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई परिस्थितियों में कौन सी सीखने की प्रक्रिया की सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? तो इसमें अप्रेरणा स्तर आप ध्यान से देखिए। तो अब सीखने की प्रक्रिया में अप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अप्रेरित बालक ज्ञानार्जन के लिए तत्पर रहते हैं तथा भी शीघ्रता, सरलता एवं सहजता एवं सुगमता से सीख सकते हैं। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार अप्रेरणा वो प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले बालक की आंतरिक ऊर्जा में अथवा आवश्यकताओं, उनके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देश करती हैं। इस प्रकार से सीखना में अप्रेरणा बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद के किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो प्रकृतिवाद हमेशा आप लोग याद रखिए कि मुक्त्यात्मक अनुशासन का समर्थन करता है और दमनात्मक का विरोध करता है। अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, अधिगम मतलब सीखना, और सीखना का मतलब व्यवहार का परिमार्जन से, व्यवहार में परिवर्तन से है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। तो ये धारा 21A में इसको जोड़ा गया है। आपको ये हमने पढ़ाया है, याद होना चाहिए। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 21A जोड़ा गया है, जो ये प्रावधान करता है कि राज्य विधि द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए करेगा। और व्यवहारिक रूप से संसद में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का नियम 2009 को पारित हुआ, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग आता है। गोखले बिल, आप ध्यान रखिए, गोखले बिल किससे संबंधित है? तो गोखले बिल जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और ये सन 1910 से 1913 के बीच प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए गोखले ने प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा अथवा नई तालीम शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसको स्वावलंबन की भावना विकसित करना, जीविकोपार्जन के लिए हस्तशिल्प आदि उन्होंने, गांधी जी ने बात की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा थर्स्टन के सिद्धांत में प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं रखता है? तो इसका विकल्प है, यांत्रिक योग्यता को उन्होंने नहीं कहा था, बाकी सभी कहा था। तो इसका विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सीखने के नियम हैं? तो
तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम जो है सीखने के नियम हैं। निम्नलिखित में कौन सी संस्था ने सूझबूझ के द्वारा अधिगम पर जोर दिया था? तो आपको पता होना चाहिए। गेस्टाल्टवादी थे, जो समग्रवादी थे, है ना, सूझवादी थे, ये जो है आपके इन्होंने गेस्टाल्टवाद कर कहा था, और इन्होंने वर्दीमल, कोहलर, कोफका, कुर्ट लेविन, ये सब इसी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? विश्वसनीय और वैध होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के लिए विशेषताएं कौन से? वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विवेकता न होनी चाहिए, न्याययुक्ता होना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, व्यवहारिकता। इस प्रकार से ये 8 पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक प्याजे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्याजे हैं, याद कर लीजिएगा, इन्होंने इतनी सारी बात कही है। अगला क्या है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो अरविंद आश्रम आपको याद होना चाहिए, ये पांडुचेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल से किस मुख्य सिद्धांत का समर्थन हुआ है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर आप याद देखिए प्रकृतिवादी थे, उन्होंने बोलपुर में जो है शांति निकेतन स्थापित किया था। आज वो विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुकुल काल में निम्नलिखित में कौन सा उपागम सबसे कम प्रयोग किया जाता था? तो सस्वर पाठ का जो है प्रयोग किया जाता था, व्याख्यान का प्रयोग किया जाता, चर्चा की जाती, प्रयोगकार बहुत कम कराए जाते थे, वहां पर प्रयोगकार होते ही नहीं थे तब। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का बृहद अवरोधक है? तो सामाजिक परिवर्तन में धर्म जो है सबसे बड़ा अवरोधक है, और सब जो है सामाजिक को परिवर्तन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक चिंतन के आधार पर कौन से इसमें अलग है? तो मनोवैज्ञानिक आप देखिए, हल, स्किनर, बंडूरा, पावलाव में आपको देखिए हल भी है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में, स्किनर ने दिया, पावलाव, और बंडूरा ने जो है व्यवहारवादी जो है अलग है बंडूरा। तो इसमें आप देखिए कि मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, पावलाव, स्किनर, हल, गुथरी आदि आते हैं, और संज्ञानात्मक में मनोवैज्ञानिक कोहलर, टालमैन, लेविन, गैने, बंडूरा आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स वाई दो चरों के बीच एक महत्वपूर्ण सहसंबंध होता है, तो इसमें आपका क्या उत्तर होगा? तो सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों के पाए जाने वाले संबंध की मात्रा का पता लगाना होता है। सहसंबंध गुणांक का मान ये बताता है कि एक चर के मान में परिवर्तन का दूसरे चर के मान में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अर्थात सहसंबंध वो अनुपात है जो दो चरों के बीच सहसंबंध की गति, सीमा और प्रकृति बताता है, अथवा ये साथ साथ परिवर्तन है। बच्चों का घर शब्द का संबंध किसने कहा था? तो ये मॉन्टेसरी ने बच्चों के घर शब्द का प्रयोग किया जाता था, और उसका शिशु गृह का नाम लिया था। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शब्द किस नाम से संबंधित है? तो ये फ्रोबेल ने किंडरगार्टन शब्द की खोज की थी। छोटे बच्चों के लिए जो है पढ़ाई पर इन्होंने किंडरगार्टन नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? तो प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन जो है स्व अनुशासन होना चाहिए। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। प्रयोजनवादी बालक को सामाजिक वातावरण में स्वोद्देश्य क्रियाएं करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे मूल प्रतियों का शोधन और उचित दिशा में मार्गांतरीकरण होगा। इससे उनमें स्वयं एक स्वानुशासन उत्पन्न होगा। जब बालक सामाजिक वातावरण अन्य बच्चों के साथ सहयोग से खेल मिश्रित करेगा, तो वो स्वयं को खेलेगा ही दूसरे को भी खेलने देगा। वह अपने कर्तव्य हुआ दूसरे के अधिकारों को व्यवहारिक रूप जीवन में स्वीकार कर लेगा। इसे ही प्रयोजनवादी सामाजिक अनुशासन कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इरेस्मस किस प्रकार के यथार्थवादी थे? तो इरेस्मस जो थे आपके मानवतावादी यथार्थवादी थे। देखिए आप, हॉलैंड निवासी इरेस्मस के अनुसार मानवतावादी यथार्थ मनुष्य की सुख सुविधा के साधन एवं उपायों पर विचार करता है। इनके अनुसार ज्ञान दो तरह का होता है, शब्द ज्ञान व वस्तु ज्ञान। ज्यादातर ज्ञान बालक को पहले कराया जाता है, पर वस्तु का ज्ञान शब्द ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इरेस्मस ने बालक की प्रकृति, शिक्षक का प्रशिक्षण व अभ्यास को शिक्षा का आधार माना है। मानवतावादी यथार्थवाद से हमें वह सीखने चाहिए और जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको हमने 30 क्वेश्चन का रिवीजन कराया, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार रोज लगभग कुछ न कुछ क्वेश्चन रिवीजन कराएंगे। ध्यान से पढ़िएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।